लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिस मैनुअल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 39, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 39। इस तरह के क्वेश्चंस में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बच्चों को एक चीज़ नहीं समझ में आती, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ज़रा देखते हैं क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। मिस्टर गुप्ता इज हैविंग अ ट्रेडिंग बिजनेस एंड हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 13-14 इज एज फॉलोज। क्यों गुप्ता जी? हाँ, जरा देखें, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, नहीं दिया है? अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने कुछ डिडक्शंस अलाउ करवाने के लिए पीएल के डेबिट में लिख रखे हैं। मींस हमने पीएल के डेबिट में कुछ खर्चे लिखे हैं जिनका मुझे डिडक्शन चाहिए, जिसमें सैलरी टू एम्प्लॉयज़ है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बोनस टू एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स एंड नेट प्रॉफिट। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, डेप्रिसिएशन अलाउेबल ₹40,000 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। और ऊपर जरा देखें, डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया है 30,000, आपको माइनस करना है 40,000 और आप माइनस कर रहे हो 30,000। आपको माइनस करना है 40,000। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना डिडक्शन मिल सकता है? और हमने पीएल में डेबिट कितना कर रखा है? बताओ कितना करना चाहिए था? 40,000 करना था, 10,000 और डिडक्शन मिल सकता है। तो हमें अलाउ कितना होता, और हम अलाउ के लिए कितना अप्लाई किए हैं? 10,000 और कर लो। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हैज़ बीन मेड। पहली चीज़ तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो भी बैंक लोन है, इस पर टीडीएस नहीं होता, टीडीएस के लिए माफ़ी है इसमें। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तुम लोगों ने अभी टीडीएस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा डाउट में ला सकता है, लेकिन जब सेक्शन 194 हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पहला सेक्शन, और उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आएगा, उसमें तुम लोग को देखने को मिलेगा कि माफ़ होता है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स आउट फ्रॉम द पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्लियर? इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन का कोई भी डिडक्शन नहीं होता टीडीएस। तो ठीक है, बिना टीडीएस के पेमेंट किए मानते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस खर्चे की छूट मिल जाएगी। अगर कोई दूसरा खर्चा होता ये जिस पर मुझे टीडीएस चार्ज करना चाहिए था और मैंने बिना टीडीएस चार्ज किए पेमेंट कर दिया तो डिडक्शन नहीं मिलती। वो जो मैंने डेबिट में लिख रखा है ना, उसको हटाना पड़ता, वहाँ से क्या करना पड़ता? वो डिडक्शन डिसअलाउ हो जाती। क्या हो जाती? वो डिडक्शन डिसअलाउ हो जाती। जो आप अलाउ करने के लिए रखे हुए हैं वो अलाउ नहीं होती। क्या हो जाती? डिसअलाउ। डिसअलाउ का मतलब अब यहाँ से इस खर्चे को हटाओ, और उस खर्चे को हटाने का मतलब है, उस खर्चे को हटाने का मतलब है प्रॉफिट को बढ़ाओ। अब क्लियर हुआ? चलो, पेमेंट ऑफ बोनस टू वर्कर्स मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2013, और ऊपर दिया हुआ है 13-14 प्रीवियस ईयर है। हमने बताया था बोनस टू एम्प्लॉयज इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। और 43B क्या था मालूम होगा तुम लोगों को? एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलता है। हाँ, लिखा है मैंने पेमेंट कर दिया अक्टूबर 2013 में, तो ठीक है, प्रीवियस ईयर का खर्चा प्रीवियस ईयर में पेमेंट है तो इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। क्यों दिया है तूने? कोई फ़ायदा नहीं है इस एडजस्टमेंट का। वैसे भी छूट मिल रही है, जो 50,000 ऊपर दिया हुआ है पीएल में, हमने 50,000 की छूट मांगी। अगर ये मेरा नीचे लिखा रहता आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम इसकी छूट नहीं ले पाते, हम इसकी छूट नहीं ले पाते। ठीक है ना? आउट ऑफ सैलरी 25,000 परटेन्स टू हिज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ऊपर देखें, सैलरी टू एम्प्लॉयज 5 लाख, और उस 5 लाख में 25,000 कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है। हमने तुम्हें 5 लाख की सैलरी दी है, उस 5 लाख में 25,000 कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है तुम्हारा।
तुम्हारा 25,000 है तो तुम्हारा वाला 25,000 और मेरी जेब वाला 25,000, कितना हो गया टोटल? 50। अब कहोगे सर आपको कैसे मालूम आपकी जेब वाला 25,000? नीचे लिखा हुआ है उसके 25,000 pertains to his contribution to recognized provident fund which was deposited after the due date of filing of return of income. Further, employees contribution of rupees 25,000 was also deposited after the due date of filing of return of income. यानी दो 25,000, एक 25,000 पहली लाइन वाला मेरा और नीचे वाला ऊपर वाला। क्लियर है? एक बार और बता दे, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे हैं। हमने तुम्हें 5 लाख की सैलरी दी, कितनी सैलरी दी? और उसमें से 25,000 मैंने तुम्हारा काट लिया, तुमको कितना सैलरी हाथ में मिला? मैंने तुम्हारा 25,000 काटा था कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की, मैं इसको तुम्हारे खाते में जमा करूंगा ना। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट इट, मी और यू? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे उसको डिपॉजिट करना चाहिए था ड्यू डेट तक, लेकिन मैं तुम्हारा वो पैसा जमा नहीं कर पाया। लास्ट लाइन लिखा है, लास्ट लाइन। और जो तुम्हारे 25,000 काटे, मुझे भी अपनी जेब से 25,000 जोड़ने थे, टोटल कितने हो गए? वो 50,000 मुझे ड्यू डेट के अंदर जमा करने थे। अगर मैंने तुम्हारा वाला 25,000 ड्यू डेट के अंदर जमा कर दिया होता तो मुझे उसकी छूट मिल गई होती। सर समझ में नहीं आया, जरा ढंग से देखें। दो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये पीएल अकाउंट है, इनकम टैक्स के हिसाब से बना रहे हैं, अदरवाइज इनकम टैक्स में अकाउंटिंग का कोई रोल नहीं होता, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। 5 लाख है, हमने 5 लाख का पेमेंट किया, लेकिन ये 5 लाख का पेमेंट मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने 2 पेमेंट किए। 4,75,000 तुम्हें तुम्हारे हाथ में दे दिया और 25,000 मैंने अपने हाथ में रखा है, लेकिन मैंने दिखा दिया कि ये दोनों मिलाकर क्या हैं? सैलरी है। मैंने 5 लाख ले लिया। और जो तुम्हारा 25,000 मुझे काट करके अपने पास रखना था ना, उसको मैंने तुम लोग को बताया था कि वो पहले मेरी इनकम मान ली जाती है अंडर सेक्शन 224। तो तुरंत मैंने इसको अपनी इनकम मान लिया अंडर सेक्शन 224। बताया था ये पॉइंट, 25,000 मैं तुरंत इनकम मान लूँगा अपनी। और रिटर्न फाइल यानी कि ड्यू डेट के अंदर अगर मैं इस पेमेंट को जमा कर देता हूँ, रिटर्न फाइल करने के अंदर या ड्यू डेट जो इसकी होगी उसके अंदर अगर जमा कर देता हूँ, अगर मैंने इसको सही समय पर जमा कर दिया होता तो इस 25,000 की मैं छूट ले लेता। बात तो वही पड़ी, हाँ या ना? और दूसरा जो मैंने अपनी जेब से 25,000 लगाया है उसकी भी छूट ले लेता मैं। जो मैंने अपनी जेब से 25,000 लगाया है उसकी भी मैं छूट ले लेता, हाँ या ना? लेकिन अब ये छूट नहीं मिलेगी। बोलो ना, अब ये छूट केवल इनकम मान ली जाएगी, छूट नहीं मिलेगी। दूसरा जो मेरा अपना जेब से गया था उसकी भी छूट नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? चलो जरा देखा जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। बोलो ना, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, नेट प्रॉफिट हमको जो दी हुई है बुक्स के हिसाब से जरा बताओ ना, पीएल कितना नेट प्रॉफिट बता रहा है? 11,50,000, 11,50,000। सबसे पहले हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक अपनी जगह ठीक, परचेज अपनी जगह ठीक, जीपी अपनी जगह ठीक, सेल्स अपनी जगह ठीक, क्लोजिंग स्टॉक अपनी जगह ठीक। अब आ गए नीचे, सैलरी टू एम्प्लॉय। बताओ इसमें 25,000 क्या मुझे छूट मिलनी चाहिए? 5 लाख क्यों घटाया? 5 लाख क्यों घटाया? हटाओ उसको वहाँ से, 25,000 को डिसअलाउ कर दो। यहाँ लिखना कितना चाहिए था? कंट्रीब्यूशन टू
RPF डिसअलाउड। अच्छा, किसका ये कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। किसका? एम्प्लॉयज़ का। कितना रुपया? बोलो ना। और यहाँ पर हम कमेंट लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। बोलो। तुम लोग को हमेशा याद रहेगा कि आखिर ये क्यों डिसअलाउ हुआ है। तुम लोग को हमेशा ये याद रहेगा कि क्यों डिसअलाउ किया गया है। तो ये डिसअलाउ करने का मतलब उसको डेबिट कर दिया गया था, हटाओ उसको 25,000 को। नॉट डिपॉजिटेड टिल ड्यू डेट। पक्की बात है ना? रीज़न पता चल गया? नीचे लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ इनकम तक ये जमा नहीं हुआ है। चलो दूसरा, आगे चलें। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये यहीं ख़त्म हो गया या कुछ और भी होगा? इसका हो गया पक्का या अभी कुछ होना है इसका? चलो देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। डोनेशन, पहले इस पीएल को ख़त्म करते हैं। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो सेक्शन 80G का हिस्सा है, इस चैप्टर का तो ये हिस्सा है ही नहीं। जब भी हम डोनेशन देते हैं स्पेसिफिक फंड में तो उसकी डिडक्शन मिलती है 80G में। अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो वहाँ की चीज़ यहाँ क्यों लिखी हो? वहाँ डिडक्शन लेना ना, यहाँ क्यों लिखी हो? हटाओ इसको, और जब हटाओगे तो प्लस हो जाएगा। ऐड होगा माइनस होगा? डोनेशन टू PM रिलीफ फंड है, कितना रुपया है? पार्ट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 G लिख देते हैं। ठीक, बोलो भाई। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अरे कोई भी प्रोविज़न अलाउड नहीं होता, क्यों लिखा है डेबिट में? प्लस कर दो, हटाओ वहाँ से। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये डिसअलाउ हो गया ना? कितना है बोलो? 50,000। प्रोविज़न्स आर डिसअलाउड। आगे देखें। बोनस टू एम्प्लॉयज़ क्यों दिया है? कोई एडजस्टमेंट, देखो लिखा था कि बोनस को हमने अक्टूबर में ही पेमेंट कर दिया, तो ठीक है, पेमेंट बेसिस पर अलाउड होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। आगे चलें। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TDS समय पर पेमेंट, TDS इस पर डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। बिना TDS के पेमेंट किया तो कोई गुनाह नहीं किया। बोलो ना, ये अभी अपनी जगह सही है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अलाउड होगा या नहीं? नहीं, केवल कंपनी को अलाउड होता है। ये मिस्टर गुप्ता जी हैं, ये कंपनी नहीं है, डिसअलाउड होगा। क्या होगा? तो प्लस हो जाएगा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। बात नहीं भाई, कितना रुपया है? 20,000 अलाउड ओनली टू अ कंपनी। डेप्रिसिएशन 30,000 का डिडक्शन मांगा है, होना कितना चाहिए था? तो 30,000 हटाओ और 40,000 ले लो, या सीधे 10,000 और घटा दो, क्या चाहते हो? प्लस डेप्रिसिएशन नॉट एज पर इनकम टैक्स, कितना? माइनस डेप्रिसिएशन एज पर। कोई दिक्कत है क्या इससे? तुम लोग की मर्जी है, तुम लोग 10,000 सीधे सीधे लेस कर सकते हो। हमने 40,000 लेस किया, 30,000 ऐड किया, कोई दिक्कत है? नहीं हो तो बता दो। नेट प्रॉफिट, बाकी कुछ नहीं। नीचे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। इनकम टैक्स, अरे
इनकम टैक्स 1 लाख दिया हुआ है, इनकम टैक्स की डिडक्शन लेते हो, अरे उसी के तो कैलकुलेशन के लिए सारा झोल झाल हो रहा है, हटा दें, प्लस कर दो क्या, कितना रुपया, डायरेक्ट टैक्स नॉट अलाउड, एडजस्टमेंट पहला हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने कर लिया, तीसरा एडजस्टमेंट भी कर लिया, लास्ट एडजस्टमेंट अभी भी बचा हुआ है, 25,000 एक और है, क्या करें, क्या करें, कौन सा 25,000, एम्प्लॉयर ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, क्या कहीं उसने डेबिट किया है, पीएल में कहीं डेबिट किया है, बोलो ना, वर्ड लिखा है आउट ऑफ सैलरी 25,000 परटेन्स टू हिज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जरा उस स्टेटमेंट को फिर से चीर फाड़ करते हैं। आउट ऑफ सैलरी 25,000 परटेन्स टू हिज कंट्रीब्यूशन। हुज कंट्रीब्यूशन? हिज नहीं, हिज का मतलब कौन, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई? एम्प्लॉयर। ये एक लोचे वाला एक सेंटेंस हिज लिख करके सारा घुमा दिया। उसने जो अपनी जेब से 25,000 दिया था वो भी उसने सैलरी में लिख दिया। यानी मैंने जो तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, बेसिकली एम्प्लॉयज़ के हाथ में सैलरी जो कैश में गई है वो गई है 3,50,000। 4 लाख था ना, 4,50,000। कितना गया जेब से? उनके हाथ में कैश में सैलरी गई है और उनका कंट्रीब्यूशन चार्ज कर लिया गया 25,000 और एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन था इसमें शामिल 25,000। तब जाकर ये 5 लाख कुछ ऐसे दिखाई दिया। अब समझ में आई बात? ये 5 लाख कैसे दिख रहा है? कुछ ऐसे दिख रहा है। हमने ये जो 25,000 डिसअलाउ किया है वो एम्प्लॉई वाला डिसअलाउ किया है। एम्प्लॉयर वाला भी समय पर पेमेंट हो जाता तो वो अलाउड हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब क्लियर है? इसको भी हटा देंगे, जब हटाएंगे तो ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सही है, प्लस। अब क्लियर है? अब क्लियर है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ यहाँ लिख देते हैं इंक्लूडेड इन सैलरी। कितना? 25,000। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आई बात? बताएं, टोटल करें। कितना आ रहा है आंसर? 14 लाख। नोट कर ले।
क्वेश्चन नंबर 40 निकालें, 40 नहीं 41 निकालें। क्वेश्चन नंबर 41। देखें ढंग से। मिस्टर शिवम, a retail trader, gives the following trading and PL account for the year ended 31st of March 2014. Opening stock, purchase, GP, sales, closing stock, सब अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आ गई, इनकम फ्रॉम यूनिट। ये अपनी सही जगह नहीं है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स एग्जेम्प्ट होती हैं अंडर सेक्शन 1035। इनकम फ्रॉम यूनिट्स एग्जेम्प्ट होती हैं अंडर सेक्शन 1035। ज़रा देखें नोट में ये चीज़ शायद लिखी हो, कहीं नहीं लिखा है, लिखा है सॉल्यूशन में ही लिखा है, इनकम फ्रॉम यूटीआई एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035 लिखा है ना। हाँ या ना, सॉल्यूशन में ही लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035। एग्जेम्पशन का मतलब होता है बात नहीं, कोई भी इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ऐसी इनकम जो हमारी टोटल इनकम का पार्ट ना बने, उसको हम कहते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। तो ये इनकम हमारी कौन सी इनकम है? एग्जेम्प्टेड। क्यों रखा है? अगर लिख दिया 2400 तो नेट प्रॉफिट बढ़ नहीं गया 50,000 जो दिख रहा है 2400 से। अगर इनकम साइड में 2400 लिख दिया तो इनकम बढ़ गई ना 50,000, यानी कि 2400 से वो इनकम बढ़ी हुई है। एग्जेम्प्ट इनकम से इनकम बढ़ती है। एग्जेम्प्टेड इनकम्स आर दोज इनकम विच आर नॉट टू बी फॉर्म पार्ट ऑफ आवर टोटल इनकम, जो हमारी टोटल इनकम का हिस्सा बनती ही नहीं है। तो ये 50,000 में जुड़ गया है, हटाओ इसको, यहाँ से हटा देंगे तो इनकम क्या होगी? घट जाएगी। खर्चों में देखते हैं सैलरी, रेंट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन बात नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर। क्या कर रहा है यहाँ पे? कैपिटल गेन में जाना चाहिए। तुम इस घर के हिस्से नहीं हो, तुम्हारा घर कैपिटल गेन है, यहाँ से हटाओ। और जब यहाँ से हटाओगे कोई खर्चा डिसअलाउ करोगे तो इनकम क्या होगी? बढ़ जाएगी। अदर जनरल एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा। It was found that some stock were omitted to be included in the both opening and closing stock. ओपनिंग स्टॉक में 9,000 का स्टॉक नहीं जोड़ा। अगर हम 9,000 रुपये से ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते तो शायद मेरा नेट प्रॉफिट कम आ जाता। ओपनिंग स्टॉक को 9,000 से बढ़ाओ और जीपी को 9,000 से कम कर दो, देख लो जीपी 9,000 से कम हो जाएगा। और जीपी जब 9,000 से कम तो एनपी भी 9,000 से कम। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 से बढ़ाओ तो जीपी भी बढ़ेगा 18,000 से, और जब जीपी 18,000 से बढ़ेगा एनपी भी बढ़ जाएगा। अब क्लियर है? सैलरी में 10,000 अपने भाई को पेमेंट किया हुआ शामिल है, जो कि अनरीजनेबल है 2,000 से। तो मैंने तुम लोग को बताया था असेसिंग ऑफिसर के पास एक पावर है कि वो अनरीजनेबल या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिडक्शन को क्लेम ना करने दे। वो 2,000 क्या करेगा? वहाँ से हटाएगा। जब 2,000 सैलरी में से हटाओगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन कैश बाई वे ऑफ वन टाइम पेमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 23,200 का तुम पेमेंट कर रहे हो, और वो भी एक ही बार में कर रहे हो। 20,000 रुपये से ऊपर कैश का एक बार में पेमेंट करना अलाउड होता है? डिसअलाउड होता है। हटाओ ना, नहीं समझे? द डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द पीएल अकाउंट 1,05,000 वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना ऊपर पीएल में 1,05,000, उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 ओपनिंग में था, नई प्लांट खरीदा है ब्लॉक ऑफ उसी में 70,000 का, और पुराने 2 प्लांट बेच दिए हैं 50,000 रुपए के। अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या कर रहा है इधर, डोनेशन हटाओ ना, क्यों, पक्की बात है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 41, SSC कौन है, मिस्टर शिवम। बात ना करो भाई। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ PGBP, ये जो कमेंट हम इधर लिख रहे हैं तुम लोग एग्जाम में कहाँ लिखोगे, नीचे वर्किंग नोट की तरह लिखोगे, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट एज गिवन कितना दिया हुआ है, 50,000। एक एक एडजस्टमेंट को देखते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम यूनिट्स को हटाओ, माइनस इनकम फ्रॉम UTI कितना रुपया, 2400। इनकम से इनकम को हटाओ और यहाँ लिखो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1035, बोलो ना। फिर नीचे आओ, सैलरी 2,000 एक्सेसिव है ना, नीचे लिखा था, भाई को दिया गया है, प्लस सैलरी डिसअलाउड कितना, अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर्स। सैलरी के बाद रेंट एंड रेट्स अपनी जगह ठीक है ना। इंटरेस्ट नीचे दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन अपनी जगह ठीक है, हाँ। डेप्रिसिएशन बाद में देखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सारा डिसअलाउ हो जाएगा। कैश में पेमेंट है 20,000 रुपये से ऊपर का, कितने का है, 23,200। वन टाइम पेमेंट इन कैश इन एक्सेस ऑफ ₹20,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम अपनी जगह ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स हटाओ 8,100, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स का कितना है, तो ये कौन सा चैप्टर है, कैपिटल गेन। यहाँ क्या कर रहा है, हटाओ ना उसको। अदर जनरल एक्सपेंसेस ठीक है, नेट प्रॉफिट ठीक है, नीचे आ जाएं। लिखा है ओपनिंग स्टॉक को 9,000 रुपये शामिल करना है। जब ओपनिंग स्टॉक को 9,000 रुपये से शामिल करोगे तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, हाँ या ना। माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितने से, 9,000। ओपनिंग स्टॉक was escaped। चलो, क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ाना है, 18,000 से। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो नेट प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बोलो ना कितने से, क्लोजिंग स्टॉक वॉज स्केप्ड, छूट गया था।
सैलरी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, डेप्रिसिएशन केवल बचा हुआ है। अच्छा, रेंट एंड रेट्स इंक्लूड सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 3400 पेड किया गया है 7 अप्रैल को। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है भाई? रिटर्न की डेट के पहले है ना, अलाउड है। अच्छा, अदर जनरल एक्सपेंसेस 2000 डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, हटाओ। अदर जनरल एक्सपेंसेस कितने से? डोनेशन टू ट्रस्ट, बस बचा केवल डेप्रिसिएशन। इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV कितनी थी? 4 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मनी पेबल कितना? लिखा हुआ है मनी पेबल है 50,000 का। 1 जुलाई में एसेट खरीदी हैं, यानी कि 180 दिन से ज़्यादा एसेट यूज़ हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेज कितना? 440। डेप्रिसिएशन एज एट द रेट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन तुम लोग को मालूम है 66,000, और हमने वहाँ कितना लिखा हुआ है? क्या कर रहा है? 1,05,000 हटाओ और 66,000 अलाउ करवा लो, प्लस डेप्रिसिएशन 1 लाख एज पर बुक्स माइनस डेप्रिसिएशन 60 एज पर इनकम टैक्स। बताओ टैक्सेबल इनकम कितनी? कितना? 31। दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 42 देखें। फॉलोइंग इज द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर क्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2014। दिया है ना, जीपी दिया हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड। अरे कौन सा हमको छूट मिल जाती है इनकम टैक्स पेमेंट करने की कि जब मिलेगा तो टैक्स लगा देंगे। कौन सी हमको छूट मिल गई थी जब मैंने पेमेंट किया था कि अब जब वापस मिल गया तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे। अरे जब पेमेंट करते समय ही मैंने टैक्स दे दिया था उस पर, क्योंकि छूट तो मिली नहीं थी। मैंने इनकम टैक्स का पेमेंट किया, कोई छूट नहीं मिली, टैक्स लग गया। अब जब वापस अमाउंट मिला तो क्या टैक्स लगाओगे? एक ही अमाउंट पर 2 बार टैक्स लगाओगे? नहीं। तो इसको यहाँ से क्या करो, हटाओ। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट क्या कर रहा है यहाँ? ये तो अदर सोर्सेस का पार्ट है। मेरा बिजनेस है क्या इंटरेस्ट कमाना? सूद खो रहे हैं हम तो कमाते हैं सेल करके, परचेस करके। बोलो ना। रिपेयर ऑन बिल्डिंग, अमाउंट पेड टू आईआईटी मुंबई फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। जब आईआईटी को अप्रूव्ड रिसर्च के लिए मिलता है तो डिडक्शन का हो जाता है लिमिटेशन 200%। कितना? इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एंड नेट प्रॉफिट सब अपनी जगह ठीक है, नीचे दिया हुआ है। रिपेयर 1 लाख है, 1,81,000 में 1 लाख रुपए शामिल है। बीइंग कॉस्ट ऑफ लेइंग अ टॉयलेट रूफ, छत बनाने का। अरे ये तो हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है, बिल्डिंग बनाने का खर्चा है, उसको यहाँ क्यों लिखे हो? उसको कैपिटलाइज करो, हटाओ 1 लाख, डिसअलाउ करो। क्लियर है? इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड 50,000 ऑन विच टैक्स हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड एंड पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट ₹24,000। जो इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,10,000, उसमें 50,000 है बिना टीडीएस का पेमेंट किया गया है। नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट पेमेंट में से डिडक्शन होना चाहिए था। अभी सर थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था, लेकिन वो बैंक लोन पर था। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है बैंक लोन? तो इसका मतलब टीडीएस घटना चाहिए था, नहीं घटा। क्या करें? डिसअलाउ। 24,000 रुपये सेल्स टैक्स की पेनाल्टी लगी है। मैंने तुम लोग को बताया था पेनाल्टी पेड फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ इज़ नॉट डिडक्टेबल। अगर हम कानून तोड़ने के अगेंस्ट में कोई पेनाल्टी देते हैं तो वो भी हमारा डिडक्टेबल नहीं होगा। एक तरफ से पेनाल्टी दो, दूसरी तरफ से कहो डिडक्शन दे दो। अरे इनाम पा रहे हो या सजा पा रहे हो? चलो करें इसको। क्वेश्चन नंबर 42। एसएससी कौन है? मिस्टर क्यू। वो है क्यों? अरे उसका नाम है क्यों। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 93,950। चलो सबसे पहले आओ आईटी रिफंड को हटाओ, माइनस कितना रुपया? इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, वो यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ जाएगा? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहाँ पर टैक्स लगाएंगे, यहाँ इस चैप्टर में नहीं लगाएंगे। कितना रुपया है? रिपेयर में 1 लाख रुपए टॉयलेट रूफ का है, प्लस कर देंगे ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो। अमाउंट पेड टू आईआईटी प्लस करो अमाउंट पेड टू
आईआईटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च कितना, जबकि माइनस होना कितना चाहिए था, अमाउंट पेड टू आईआईटी साइंटिफिक रिसर्च 100% नॉट अलाउड बट 200%, बोलो ना। अच्छा, इंटरेस्ट में शामिल है 50,000 रुपये बिना टीडीएस के। TDS not deducted, so disallowed। पक्का, सॉरी प्लस करेंगे। अच्छा, इसके बाद दिया है पेनाल्टी फॉर सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसी इंटरेस्ट में शामिल है कितना, पेनाल्टी आर नॉट अलाउड। कौन सी पेनाल्टी नॉट अलाउड, पीनल नेचर की, याद आया, एक कंपनसेटरी नेचर की होती है। ट्रैवलिंग ठीक है, बस मेरे हिसाब से तो सब हो गया। दिस इज योर कितना है, कितना आ रहा है, आ रहा है, कैलकुलेट करके बता रहे हो ना।
देखें क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 4 and 3, 43। फॉलोइंग इज द PL अकाउंट ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2014। बात नहीं बिल्कुल। रिपेयर ऑन बिल्डिंग एडवर्टीजमेंट अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। बोलो कितनी छूट मिलेगी? नहीं, देख लो, पीछे पलट कर देख लो कागज, आंसर ना देखो। 175, 125 या 200? 200 नहीं मिलनी। कहाँ दिया है? IIT यूनिवर्सिटी कॉलेज को अप्रूव्ड पर्पसेस के लिए दिया गया है। हाँ बोलें, 125 या 175? 175 अप्रूव्ड पर्पस के लिए है। रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। ठीक, अगर 200 वाली सिचुएशन होती तो क्लियर कट दी होती, कोई ना कोई हिंट दिया होता। इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एंड नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम टैक्स रिफंड वही प्रॉब्लम, इनकम फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट वही प्रॉब्लम, एंड डिविडेंड वही प्रॉब्लम। रिपेयर ऑन बिल्डिंग 95,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ कंपाउंड वॉल, वहाँ टॉयलेट के लिए बनाया था रूफ और यहाँ पर कंपाउंड वॉल बना रहा है, क्वेश्चन सेम है। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड 12,000 पेएबल आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, हटा दो, वही क्वेश्चन है। 24,000 पेनाल्टी पे की गई है सेंट्रल सेल्स टैक्स की, इसको भी हटा दो। कॉम्प्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड, जरा देखें SSC कौन है? सोचो, कितने आश्चर्य की बात है, CA इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन 2 बार दिया, नहीं दिया। जो बच्चा ये क्वेश्चन करके क्या होगा 42, उसके लिए 43 क्या होगा एग्जाम में? बोनस मार्क्स। SSC क्या है? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ देखें, इधर देखें, नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 94,500। इनकम टैक्स रिफंड हटा दो, कितना दिया है? 4,500। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट कितना दिया है? 6,400। ये कहाँ टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माइनस डिविडेंड, कितना? सर आप डिविडेंड को क्यों हटा रहे हैं? पहली चीज़ तो ये भी अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट होता है, इसको तो कहीं शामिल ही नहीं करते। डिविडेंड जो होता है, जब हम लोग अदर सोर्सेज पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट। इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर हुआ? इंडियन कंपनी मैंने बोला ना। आगे देखें, रिपेयर जो कैपिटल नेचर का है कितना था? 95,000। 95,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए डिसअलाउ कर दिया। एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है तो इनकम बढ़ जाती है। एडवर्टीजमेंट ठीक है, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च, प्लस करो पहले साइंटिफिक रिसर्च कितना है? 1 लाख एज गिवन, और डिडक्शन मिलेगा साइंटिफिक रिसर्च का 1,75,000। 175% इज डिडक्टेबल। यहाँ तो तुम लोग केवल और कितना घटा देते? 75,000 और घटा देते, बात वही पड़ती। 1 लाख तब जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। इंटरेस्ट में देखें 12,000 आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया है। इंटरेस्ट 12,000 नो TDS प्लस पेनाल्टी कितने की है?
24,000 पेनाल्टी एंड नॉट अलाउड। और क्या दिया है? इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रैवलिंग, ठीक है। नेट प्रॉफिट, ठीक है। देखो कुछ छूटा है क्या? नहीं। टैक्सेबल इनकम बात ना करो भाई। 1,36,000, दिस इज योर आंसर। कुछ चीज़ें सुन लें। क्वेश्चन नंबर 44 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 45 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 46 होमवर्क है। 47 हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज़ घर से कर लेंगे आप लोग। अब कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से। (38), 37, 38 दो क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन आप लोगों के तभी हो पाएंगे जब आप लोग एग्रीकल्चरल इनकम का टॉपिक कवर करेंगे। जब हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है ना। उसमें हम लोग रूल देखेंगे टैक्सेबिलिटी का। थैंक यू बच्चों।